नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है वो जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन जैसे ही वो बिल प्रेजेंट किया जाता है विपक्षी जो पार्टियां हैं वो तिलमिला उठती हैं। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे और उनके विपक्षी साथी हो, सभी ने इस बिल का विरोध किया। अब उसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो उनकी जो निर्मम हत्याएं की जा रही है, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, उस पर वही विपक्ष चुप रहता है जो वक्फ बोर्ड के संशोधन में छाती पीटता है। हमारे साथ एक युवा लड़का जुड़ चुका है, उससे इन दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे, पूछते हैं इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं। भारत में वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन का बिल लेके आती है मोदी सरकार, उस पे तो राहुल गांधी अगेंस्ट में खड़े हैं, अखिलेश यादव अगेंस्ट में खड़े हैं, कह रहे हैं कि ये मुस्लिम विरोधी बिल है। लेकिन उसी क्रम में अगर बांग्लादेश में जो बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है उस पे चुप रह रहे हैं। इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं? इन दोनों चीज़ों को एक ही दृष्टि से देख सकता हूँ, राजनीति की दृष्टि से। सबसे मेन है ना, वक्फ बोर्ड का जो भी नियम आ रहा है इतना अच्छा नियम आ रहा है क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अशिक्षित लोग मुस्लिमों में हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। 44 जो संशोधन किया जा रहा है उसमें मुख्य तो ये है कि जो महिलाओं को है उसमें वक्फ बोर्ड में 2 सीटें उनके लिए रिजर्व हो रही है। जो हमारे और 57 मुस्लिम देश है वहाँ पर सरिया नियम चलता है, महिलाओं को उतना ज़्यादा अधिकार नहीं है। लेकिन भारत में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, पंचायत स्तर है, हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। वक्फ बोर्ड जैसी बड़ी संस्था जो कि भारत में तीसरा सबसे ज्यादा जमीन होल्ड करती है, यहाँ पे भी महिलाओं को 2 सीट रिजर्व करने की बात की जा रही है, तो कहाँ से गलत कहा जा रहा है? दूसरी बात, वहाँ की जितनी भी जमीन है वक्फ बोर्ड की वो रजिस्टर करने के लिए बात की जा रही है कि उनका भी जमीन, कई लोग मुस्लिम ही उनके जगह जमीनों को कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसी चीजें ना हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसके सिस्टम में चेंज करने की बात। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं भी वक्फ बोर्ड है, मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था कि मिस्र का जो वक्फ बोर्ड है वहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां चलाता है, अन्य मुस्लिम देशों का वक्फ बोर्ड है वहाँ की बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाता है, लेकिन भारत का वक्फ बोर्ड कोई भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम बता दे जिसमें संचालक करता हो। उसमें जब इनसे यही सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि सरकार फंड दे हमको, हमें जब तक फंड नहीं दोगे तब तक हम कहां से चलाएंगे। मतलब जमीन उनकी और पैसा सरकार से मांगा जा रहा है। मिस्र की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वक्फ बोर्ड चलाता है, उसके बाद भी कई जगह ऑर्फेज में भी पैसा देता है, लेकिन भारत का वक्फ बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं करता है जिसके लिए हम लोग सोचते हैं। अगर वक्फ बोर्ड एक बड़ी यूनिवर्सिटी चलाए, हिंदू के बच्चे भी वहां पे जाए, तो क्या होगा? एक मेंटेलिटी क्रिएट होगी कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जिसको संचालन वक्फ बोर्ड करता है, तो हमारा एक अच्छा दिमाग में एक अच्छी बातें जाएगी। लेकिन अभी क्या होता है, मैं वक्फ बोर्ड बोल रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में एक ही बात जा रहा है कि जमीन हड़पने वाली एक संस्था। लेकिन वक्फ बोर्ड को शुरुआत मोहम्मद साहब ने इसीलिए किया था, उन्होंने 600 खजूर के पेड़ लगाए थे और वहां से शुरुआत की थी मदीना के गरीबों की सहायता करके। तो सेम कंसेप्ट अगर भारत में फॉलो होता है, भारत में जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी मदद करता है वक्फ बोर्ड, तो उसकी छवि सुधरेगी, उसकी छवि सबके मन में सुधरेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके मन में। लेकिन आज बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, अगर वो चेंज नहीं होता है तो वक्फ बोर्ड को एक जमीन हड़पने वाली संस्था के रूप में ही देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जैसे ये बिल प्रेजेंट हुआ वैसे ही ओवैसी कहते हैं फिर हमारे धर्म के अंदर घुस रहे हो, हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अखिलेश यादव क्या देते हैं कि मुस्लिम विरोधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, और इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जमीन कब्जा पार्टी रख देना चाहिए। केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि अगर तुम्हारे मंदिरों में अगर मुसलमानों की सन्निधता हो जाए, उनको मौका दे दिया जाएगा, तो तुम्हें कैसे लगेगा? इन सारे बयानों को कैसे देख रहे हैं? मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अपना फंडामेंटल राइट कहता है मुस्लिमों के धार्मिक चीजों के साथ, मुस्लिम हिंदू या फिर किसी के धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, लेकिन संशोधन किया जा सकता है। आपको बताऊं कि जो अरब के देश हैं वहाँ पे जो ये मास्क सिस्टम आजकल जो मुस्लिम महिलाओं में होता है, अक्सर पर्दा सिस्टम, ये अरब के देशों में क्यों होता है? वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसकी वजह से शरीर लाल पड़ जाता है, उसकी वजह से वो लोग लगाती हैं। लेकिन भारत में भी उस कुप्रथा को आगे ले जाया जा रहा है। मुस्लिम के देशों में ग्रीन झंडा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ ग्रीनरी तो है नहीं, लेकिन झंडा लगाएंगे तो दूर के लोग वहाँ पे देखकर पहुँचेंगे। लेकिन भारत में भी वो कुप्रथा को फॉलो किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे कोई विशेष उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं सेम कर रहा हूँ, जो वक्फ बोर्ड की कुप्रथा यहाँ पे बैठ गई है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो जमीन लेने देने का काम करती है, उस कुप्रथा को बदलने की जरूरत है। और वो कुप्रथा ऐसे स्थापित हो कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो कि भारत में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चलाती है, सबसे बड़े हॉस्पिटल चलाती है, सबसे बड़े ऑर्फेन चलाती है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के पटना में जो हनुमान मंदिर है वो 7 कैंसर अस्पताल चला रहा है। तो मेरे मन में ऐसी भावना आई ना कि हनुमान मंदिर कितना अच्छा जगह है कि वो 7 अस्पताल चलाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए मेरे मन में ऐसी कोई भी ख्याल नहीं आ रही है। मैं इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा कि कितने संस्थाएं चलाता है, मैंने देखा छोटे छोटे लेवल पे कुछ चल रही हैं, लेकिन बड़े लेवल पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं? जब बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है, वीडियोज निकल के आ रही है, तस्वीरें निकल के आ रही है, पुरुषों को मार के लटका दिया जा रहा है, उनको निवस्त्र किया जा रहा है,
उस पे अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी का एक भी ट्वीट नहीं आता है, ना ही वो बयान देते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन को मारा जाता है, जब हमास को मारा जाता है, तो वही कांग्रेस की CWC कमेटी उनके फेवर में प्रस्ताव पारित करती है। इन दोनों चीजों कैसे दिख रहे हैं? मैं बड़े लेवल पे क्या बताऊं, मैं छोटे लेवल पे बताऊं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने ऑल इन रफा लगाया था, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तुम बताओ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उसने कहा कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ, अल्पसंख्यक नहीं, वहाँ पे मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा तो तुम क्यों लगा रहे हो इतने दूर का स्टेटस? तो उसने कहा कि हम मानवता के साथ खड़े रहते हैं। मैंने उससे छोटा सा सवाल पूछा कि यूक्रेन और रशिया में फाइट हो रहा है, यूक्रेन के जवान मर रहे हैं, उस पर तो तुम्हारा ह्यूमैनिटी का कोई कार्ड नहीं है स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रफा में तो कार्ड स्टार्ट हो जा रहा है। सेम टाइम पे 2 दिन पहले मैंने बांग्लादेश पे उससे सवाल पूछा कि भाई यहाँ पे ह्यूमैनिटी तुम्हारी कहाँ गायब हो जाती है? ऑल आइज ऑन बांग्लादेश का स्टेटस तो तुमने नहीं लगाया। मैं जानता हूँ कि स्टेटस से कोई हेल्प नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की मानवता अगर रफा के लिए जग रही है तो बांग्लादेश के लिए नहीं जग रही है। यानी कि तुम धार्मिक सपोर्ट कर रहे हो, बस मानवता को तो सपोर्ट कर नहीं रहे हो। तो सबसे बड़ी विवेचना उनके में कितने भी शिक्षित हो जाए लोग, लेकिन उनके भीतर जो धार्मिक रूढ़िवादिता है ना, वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। पार्टीज के बीच में भी तो यही चल रहा है ना, वो भी तो फिलिस्तीन के फेवर में निकालते हैं ना। CWC जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, वो भी तो उनके फेवर में प्रस्ताव निकालते हैं ना। वो तो कुछ बोलते नहीं। और अब वक्फ को लेकर लगातार छाती पीटी जा रही है। उनको पता है ना राहुल गांधी, अब तो उनको पता है कि भारत लगभग 4,000 से ज्यादा जातियों में बटा है, लेकिन 3-4 धर्मों में बटा है, और कई धर्म वो सिंगल धर्म रिप्रेजेंट करता है। यहाँ बांग्लादेश में कितने लोगों से पूछा जा रहा है कि आप किस जाति से आ रहे हैं, उनको हिंदू धर्म सुन के उन्हें मारा जा रहा है सेम टाइम पे। लेकिन सेम भारत में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को सीख लेनी चाहिए बांग्लादेश से। मैं कहता हूं कि विपक्षी पार्टियों को बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है कि वहां पे जातिगत, वहां पे जो आरक्षण के लिए लड़ाई चली और वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भागना पड़ा, सेम यहाँ पे भी तो जातिगत चीजों की बात की जा रही है, यहाँ पे तो जातिगत जनगणना की बात की जा रही है। तो क्या फ्यूचर तो भारत का ऐसा ही दिख रहा है जो बांग्लादेश का दिख रहा था? सलमान खुर्शीद कह भी रहे हैं कि तुम्हारा वाला कौन से देश में जाएगा, वो भी तो तानाशाही बन गया, उसके लिए क्या कहेंगे? वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो जातिगत जनगणना की यहाँ पे लड़ाई हो रही है, अगर रिजर्वेशन की लड़ाई होगी और सेम टाइम पे पक्ष को नहीं विपक्ष को लोग लात मार के भगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 4, 5 जातियां नहीं है, यहाँ पे हजारों की संख्या में जातियां हैं। जब पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसमें नुकसान देश का होगा। अगर ये बात आज विपक्ष नहीं समझे ना, तो अगर 10-15 साल बाद विपक्ष समझेगा तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। यही भारत के लोग उन्हें मार के खदेड़ देंगे। बात यही है ना कि जाति की अगर हम बात करें तो अयोध्या में 12 साल की दलित बच्ची का रेप होता है, उसी को अखिलेश यादव डिफेंड करते हैं। DNA टेस्ट की बात करवा लेते हैं कि भाई DNA टेस्ट करवाओ, ये तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चुनावी नतीजे उनके फेवर में नहीं आए हैं, इस वजह से अब मुसलमानों के पीछे पड़ गई है। तो जाति के भी नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ एक धर्म के हो रहे हैं और जननायक बताते हैं खुद को। मुझे ये लगता है ना कि कुछ लोगों की मैं मानसिकता देखता हूँ कि उनके भीतर इतनी ज़्यादा कुप्रथा या फिर कुछ ऐसे ज़्यादा फैल गई है ना, वो बुजुर्ग रहते हैं, छोटी बच्चियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं भारत में देखता हूँ कितनी ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आता है कि किसी बुजुर्ग हिंदू ने किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ गलत काम किया हो। मैं नॉर्मल भी खबर नहीं सुनता हूँ। तो क्या ये अगर कहीं भी फॉल्ट आ रहा है उनकी धर्म में, अगर उनके धर्म में कोई कुप्रथा चल रही है, भाई उसको बदलने की जरूरत है। मैं नहीं देखता हूँ कि कोई हिंदू थूक लगाए, कोई फल बेचता हो। तो अगर ऐसी कुछ मानसिकता क्रिएट हो गई है अशिक्षित लोगों में, कुछ अशिक्षित लोगों में, तो उसे बदलाव की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक संशोधन का बिल प्रेजेंट किया, उस पर तो छाती पीटी जा रही है, लेकिन हिंदुओं के साथ जो हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर मुंह में दही जमी हुई है। कांग्रेस वही पार्टी है जिसने फिलिस्तीन के समर्थन में CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके फेवर में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे। कैसे देखते हैं सर? मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ जैसे हमेशा से कांग्रेस को देखता आया हूँ। हिंदू विरोधी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के लिए एक बचपन में नारा सुना था, बहुत छोटे छोटे थे लेकिन स्मृति में कुछ नारे रह जाते हैं। तो उसमें से एक नारा था, ये हाथ नहीं हथौड़ा है जिसने देश को तोड़ा है। ये वही पार्टी है जो बंटवारे की शर्त पर एक प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए देश का बंटवारा करा दिया कि प्रधानमंत्री उसको बनना था। जिन्ना और नेहरू की महत्वाकांक्षा ने हमारे देश का बंटवारा कराया। उसके बाद हमारे पास सन 71 में एक बार मौका आया कि कुछ हिस्सा हम दोबारा से अपने हिंदुस्तान में मिला लें, लेकिन नहीं, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश अलग से बनाकर और उसको बोला कि हमने आज़ाद करा दिया बांग्लादेश, जो कि एक दुर्भाग्य था। और उसी के दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, हमारे हिंदू बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, बर्बरता हो रही है और बहुत ही घटिया कुकृत्य हो रहे हैं। ये सब आज हम देख रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये इसके जिम्मेदार ही पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी है। और आज भी कांग्रेस पार्टी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिमों को खुश करने में लगी हुई है। कांग्रेस को आज भी 110 करोड़ हिंदुओं से या विश्व में कहीं पर भी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। जो कांग्रेस या जो इंडिया अलायंस ये बोलता था कि हम पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, आज ये वही लोग हैं कि आज इन्हें पीडीए से भी कोई लेना देना नहीं है। पिछड़ा दलित आदिवासी सर, आदिवासी नहीं, अल्पसंख्यक, हाँ सॉरी, अल्पसंख्यकों से तो इनको लेना देना है।
अल्पसंख्यकों से इन्हें लेना देना है, उसमें भी एक ही वर्ग से। ठीक है, उसमें भी अल्पसंख्यक में जैन से नहीं लेना देना इनको, सिखों से नहीं लेना देना इनको, क्योंकि सिखों का तो नरसंहार इन्हीं की पार्टी ने कराया था ना, और राहुल गांधी के पिताजी ने बोला था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, तो इन लोगों को उनसे नहीं लेना देना। इनको अल्पसंख्यक में भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दिखते हैं। समझ रहे हैं आप? इस बात को समझो कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दिखता है, मुस्लिम तुष्टीकरण करनी है, मुसलमानों के हितैषी पार्टी है कांग्रेस, और इससे इतर और कुछ भी नहीं है। कि वो जो पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक की बात करते थे, वो सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही क्यों आवाज उठा रहे हैं, पिछड़े और दलित के लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे? नहीं, सवाल ये भी बनता है ना कि जब 99 सीटें लेके आए अकेली कांग्रेस पार्टी, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय श्री राहुल गांधी साहब, और कहते हैं हम सबकी आवाज़ उठाएंगे, हम बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, दलितों की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब हिंदुओं की बात आती है तो हिंदू को हिंसक तो बोल देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके ऊपर एक सिंगल ट्वीट नहीं, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं। सर, उसका कारण यही है कि ये लोग हम हिंदुओं को दलित कार्ड भी ये क्यों खेलते हैं, दलित और अल्पसंख्यक अरे सॉरी दलित और पिछड़े वाला भी जो ये खेलते हैं, इनको उनसे भी सरोकार नहीं है। वो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, या फिर अभी जब दिल्ली के अंदर में एक दलित बेटी साक्षी को निर्मम तरीके से मारा गया था, या इनकी अपनी ही पार्टी के कन्वीनर की बेटी को कर्नाटका में चाकुओं से मारा गया, नेहा को, तो इन लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं था। इन लोगों के साथ में बहुत सिंपल सा एजेंडा इनका ये है कि इन्हें मुस्लिमों को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और हिंदुओं के साथ भेदभाव करना है। ये हिंदू विरोधी पार्टी शुरू से थी, है और रहेगी, और उसी के तहत ये कार्य कर रहे हैं। आज के समय की बहुत बड़ी मांग हो चुकी है जनसंख्या नियंत्रण बिल। इस पे जितनी जल्दी हो सके नरेंद्र मोदी सरकार कार्य करे और इस बिल को सख्ती से लागू करे। आज पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है मोदी जी। अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लागू हुआ तो जो आज आप बांग्लादेश में देख रहे हो, आज के 20-25 साल बाद आप हिंदुस्तान में देखोगे। हाँ, तो उसके लेकर तो बोल ही दिया है सलमान खुर्शीद ने, कांग्रेसी नेता ने, कि यही भारत में होने वाला है, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री को तानाशाह बताते हैं। और एक वही हिंडनबर्ग जिसके एक रिपोर्ट से अडानी को लेकर इतना सारी चीजें हो गई देश में, उसी हिंडनबर्ग के ट्विटर पे आज एक ट्वीट आता है, वो लिखते हैं भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो साजिशें तो मुझे लग रहा है चल रही हैं एक तरीके से, पीछे पर्दे में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। सर देखो, ये लोग साजिश के तहत तो देश जलाते ही रहते हैं। दिल्ली भी जब जली थी, उमर खालिद ने बड़ा क्लियर बोला था, ये जब ट्रम्प आया, अरे सॉरी आपका ओबामा आए हुए थे, और उसके बाद में जो सारा मामला हुआ था कि हिंदुस्तान में, तो वो एक साजिश का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। वो चार्जशीट में भी दाखिल किया गया है इस बात को। उमर खालिद ने स्वीकारा भी है इस बात को कि हाँ इस तरीके की हमारी बात हुई थी। समझ रहे हैं? तो ये साजिश के तहत तो देश जलाते आए ही हैं, और ये साजिश पहली बार थोड़ी हो रही है, हमेशा साजिश के तहत। गोधरा कांड क्या था? साजिश के तहत एक ट्रेन की पूरी बोगी को फूंक दिया गया, 57 यात्रियों को फूंक कर मार डाला गया, और उसके बाद में दंगे भड़का दिए गए। और वो दंगे कैसे भड़के? इन्हीं की वामपंथी मीडिया के द्वारा भड़के, इन्हीं की वामपंथी मीडिया के द्वारा वो दंगे भड़के, अन्यथा वो दंगे नहीं भड़कते।